जी हाँ, 1 साल के बाद एक बार फिर से वही नज़ारा देखने को मिला है। फिर वही तबाही का मंजर हर नज़रों के सामने आ जाता है जो 7 अक्टूबर 2023 को था, जब हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला था और 234 को बंधक बना लिया था। इसके कुछ घंटे बाद इजराइल सेना ने गाजा पर हमला बोला, जिसके बाद इजरायली सेना ने हमास को मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद हमास के हमदर्द हिजबुल्लाह को भी ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करके आखिरकार हिजबुल्लाह चीफ को नसरुल्लाह हसन को मौत के घाट उतार दिया और हिजबुल्लाह को एक बड़ी, ये कहा जाए कि क्षति पहुंचाई है। उधर नसरुल्लाह की मौत से बौखलाए ईरान ने भी अब एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई की है। जी हां, बड़ी जानकारी यह है कि अब ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजराइल को दहला दिया है। यहां तक कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू धमाकों की आवाज से बंकर की तरफ दौड़ते हुए नजर आए, ऐसी भी जानकारी है। ईरान के इस हमले के बाद में एक बार फिर से अब मिडिल ईस्ट जंग की आग से सुलग रहा है। एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज चुका है, क्योंकि नेतन्याहू कसम खा चुके हैं कि वो ईरान से बदला लेकर ही रहेंगे और नेतन्याहू जो कहते हैं वो करते भी हैं। उन्होंने हमास का काम तमाम कर दिया, हिजबुल्लाह को अंजाम तक पहुंचाया। अब इन सपोलों को पालने वाला ईरान भी इजराइल के टारगेट पर आ चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का ये विषय, की तस्वीर बदल रही है और इसका जाहिर सी बात है ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं अलग अलग मोर्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, आपको मैं उनसे भी मिलवा देती हूँ। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से अब ये तस्वीर बदल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह से क्या कुछ आने वाले वक्त में बदलाव होता हुआ नजर आता है। हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर विजय सागर जी इस दौरान मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, सर आपका भी स्वागत है। आर्मी पूर्व डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ के लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल विजय सागर जी आप ही से है, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए, पहले गाजा, फिर लेबनान और अब ईरान, क्या यही कहा जाए कि अब यही एक तरह से सीक्वेंस इजराइल के टारगेट पर रहा है और उसी का ही एक तरह से रिटेलिएशन जो है वो नजर आ रहा है अब ईरान की तरफ से? ये 7 अक्टूबर के बाद जो उनका टेररिस्ट अटैक हुआ था जी, उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी और सबसे पहले उनके टारगेट थे हमास। अभी सिचुएशन ये है कि हमास मोरलेस सेटलमेंट हो चुका है। बीच में उसके बाद हुती जो जुड़े उनके साथ, जो भी अगेन ईरानियों के ही प्रॉक्सी थे और साथ में हिजबुल्लाह वो भी ईरानियों के प्रॉक्सी थे। अभी बीच में इजराइल की तरफ से भी कुछ रिटेलिएशन हुई, कुछ ईरानियंस ने तरह अपने प्रॉक्सी के थ्रू, जैसे उन्होंने सबसे पहले 2-3 साल पहले सुलेमानी को मारा था, उसके बाद उन्होंने इस्माइल हानिया को मारा, नसरुल्लाह को मारा, फवाद शुक्र को मारा। तो इतना कुछ होने के बाद एक बार थोड़ा बहुत लिमिटेड स्ट्राइक ईरान ने किया था इजराइल के ऊपर अप्रैल के महीने में, परंतु उसके बाद वर्ल्ड का प्रेशर था उनके ऊपर कि इस वार को एक्सलेट ना किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सलेशन होती है, देखिए एक तरफ ईरानियंस के साथ में उनके 3 प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हुती और हमास हैं, साथ में उनके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो सीरिया में हैं, और बीच बीच में तुर्की का भी उनको पूरा समर्थन है और ईरान को रशिया का समर्थन है। तो ये सब चीजें मिलकर एक वर्ल्ड वॉर सिनेरियो बनाती हैं, जो एक किस्म का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी बन सकता है। और दूसरी तरफ इजराइल के साथ साथ जो है अमेरिका जबरदस्त खड़ा है, ब्रिटेन जो है ओपन सपोर्ट दे रहा है, फ्रांस और जर्मनी लिमिटेड सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से ये अखाड़ा बनता जा रहा है कि जहां पर कोई भी मिस कैलकुलेशन अगर होती है तो वो यकीनन वर्ल्ड वॉर में बदलेगा। अभी इस बार क्या हुआ है, इस्माइल हानिया का जो उन्होंने बदला लेना था, उसके बाद नसरुल्लाह हुआ, तो उन्होंने दो मिसाइल स्ट्राइक कल की है। अब इस मिसाइल स्ट्राइक में बताया यह जा रहा है कि वो सारी की सारी नाकाम कर दी गई है इजराइल द्वारा, क्योंकि इजराइल के नेतन्याहू का स्टैंड और टफ हो गया है। उन्होंने लेबनान में ग्राउंड ऑफेंसिव ऑलरेडी शुरू कर दिया है और अगर ये इस किस्म के हमले जारी होते हैं, अब ईरान से डायरेक्ट स्ट्राइक होती है, हालांकि जो इजराइल है वो ईरान से इनडायरेक्ट स्ट्राइक करता है, उनके न्यूक्लियर अटैक पे, न्यूक्लियर पार्क पे IT साइबर अटैक होते हैं। उनका भी आपने देखा जो लिथियम बैटरी वाला केस हुआ है हिजबुल्लाह के साथ। तो इस तरह की कोवर घटनाएं मुसाद करती रहती है, उनके बंदों को एलिमिनेट करती रहती है।
तो अभी जो लोग नेतन्याहू का जो आज सुबह भी बयान आया है, उन्होंने बोला है कि हम डेफिनेट स्ट्राइक करेंगे। उनके स्पोक्सपर्सन ने बिल्कुल क्लियर टर्म में बोला है स्ट्राइक करेंगे, और उन्होंने अमेरिका में बाइडेन साहब ने क्लियर टर्म में बोला है कि हम इजराइल के साथ खड़ेंगे और इजराइल के साथ करेंगे। इसका मतलब आपको अब कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर वो कुछ बड़ा होता है कि अमेरिका की तरफ से खुल के सामने आना होता है, तो हो सकता है जैसे रशिया भी ऊपर से आना कंट्रीब्यूट करे, तो उससे ये जो पूरा सिनेरियो है ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इनटू समथिंग मेजर। तो यहाँ पे जरा भी कोई भूल चूक हुई, किसी से कोई एक्सीडेंटल फायर हुआ या कोई गलत मिसकैलकुलेशन हुई, तो ये किस्म का न्यूक्लियर एस्पेक्ट भी बन सकता है। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं एक और सवाल ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इजराइल बखूबी जानता था कि रिटेलिएशन किसी ना किसी रूप में होगा, लेकिन ईरान के पास में अपनी ऑलरेडी सेफ्टी प्रणाली कई अलग अलग तरह की हैं। वायु प्रणाली के तौर पर कहा जाता है कि भाई आयरन डोम जो है वो इस तरह की तमाम मिसाइलों से या फिर इन तमाम हमलों से कहीं ना कहीं देश को बचाता, वहाँ की जनता को बचाता। लेकिन सर आखिर ये कैसे हो गया कि ईरान के इस अटैक से इजराइल के वो आयरन डोम प्रणाली भी पूरी तरह से ऐसा लगता है नेस्तनाबूद हो गई, वो भी किसी काम में नहीं आई? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हमले में ईरान करता हुआ नजर आता है? सर देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरानियन आयरन डोम बिल्कुल बर्बाद हो गया जी। उसने अभी तक जितने भी मिसाइल हमले हुए हैं, चाहे ईरान ने किए, हिजबुल्लाह ने किए, उन्होंने 80% से ऊपर इंटरसेप्ट किए हैं। बट यस, आयरन डोम 2 जो अभी लगा हुआ है, इट हैज ए सैचुरेशन लिमिट। उसको सैचुरेट किया जा सकता है कि जितने टारगेट एट ए टाइम वो ले सकता है, उससे ज्यादा मिसाइलें फायर की जा सकती है। इजराइल ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन पे काम कर रहा है और जल्दी उसको फील्ड करेगा, जो बेसिकली इस वक्त काइनेटिक अटैक है, जिसमें न्यूट्रलाइज करते हैं इनकमिंग मिसाइल्स को, जिसको वो लेजर से कर रहे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, प्लस वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये तो हुआ इजराइल का। जहां तक ईरान का सवाल है, जब 3H हमास, हिजबुल्लाह, हौथी तीनों ईरान के प्रॉक्सी थे, उनको डायरेक्ट ले लिया इजराइल ने। ईरान जो कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम है जी, उसको रिएक्ट करना ही था, बिकॉज ऑलरेडी उसके इंटरनल डिसेंशन चल रहे हैं। और अगर एक अथॉरिटेरियन रिजीम पावर नहीं दिखाता, इट शोज कि इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, तो वो इंटरनल डिसेंशन को और बढ़ावा देता है। तो अपने इंटरनल डिसेंशन के लिए, बचाने के लिए उसको इजराइल पे हमला करना ही था, जो उसने किया। पर उसने पूरी ताकत से नहीं किया, बिकॉज काफी मतलब वो उम्मीद करता है कि हम उतना करें कि इजराइल कोई बहुत ज्यादा हम पे रिएक्ट ना करे जी। अब वो इजराइल की मर्जी है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑलरेडी ईरानियन बोल रहे हैं कि आप अभी जवाबी हमला नहीं देना तो हम और कुछ नहीं करेंगे। बट आई मीन द बॉल इज नाउ इन इजराइल कोर्ट। अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है। इट हैज टू स्टैंड बाय इजराइल, स्पेशली जब वो इलेक्शन के नजदीक है। बिल्कुल सर। बिडेन कैन नॉट बी शोन एज वीक, बिकॉज अगर वो कमजोर दिखा इस वक्त, तो ट्रंप इलेक्शन अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। और मुझे लग रहा है सर यही एक रीजन है राजन सर, कि तभी अभी देखिए कि अमेरिका की भी तरफ से बहुत सधी हुई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कमला हैरिस इस तरह के हमले की निंदा जरूर करती हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं, वो जो उनका एक चिरपरिचित अंदाज है, वो बार बार कहते हैं कि अगर मैं अमेरिकी प्रेसिडेंट होता तो तस्वीर जरा अभी कुछ अलग होती। उनकी इस बात को भी समझने वाली बात है। लेकिन मैं जनरल राज कादियान जी से भी बात करना चाह रही हूँ। राज कादियान सर, एक बहुत और अहम एक बयान आया इस पूरे हमले के बाद में डैनियल हैंगरी का, जो कि इजरायली डिफेंस स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा है कि इस हमले का अंजाम और इस हमले के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए, खुली धमकी और खुली चेतावनी एक बार फिर से अब इजरायल की तरफ से दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि अब जो भी होगा फुल फ्रंट वॉर पर होगा, एकदम जो भी होगा आमने सामने की अब लड़ाई होगी। सर, आने वाले वक्त में ये कितना गंभीर आप इसे मानते हैं, क्या तस्वीर आप देखते हैं?
नैना जी, जो आज के दिन हो रहा है वो तो मेरे कोलीग्स टू डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बता दिया। जी अगर हम इतिहास को देखें, जी इजराइल ने अब तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं वो अपने देश के बाहर लड़ी, क्योंकि इजराइल की कमजोरी है साइज, स्ट्रेटेजिक अच्छा। डेप्थ नहीं है। सिर्फ 73 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर उन पर हमला किया था। जी जी उसके बाद हालांकि उस हमले में इजराइल ने उनको पलटवार कर दिया, लेकिन इजराइल को महसूस हुआ कि मिलिटरीली अभी एरिया को डोमिनेट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो डेविड अकॉर्ड के लिए मान गए थे। अभी जो हुआ है इजराइल के खिलाफ 1 साल पहले, आतंकवादी हमले का तो कोई समर्थन नहीं करता, पूरी दुनिया ने तकरीबन उसकी निंदा की थी। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने एक डिस्प्रोपोर्शनेट जो बदला लिया है, दुनिया की राय उनके खिलाफ हो गई है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की राय लें पिछले 1 हफ्ते में, तो करीब 144 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट डाले हैं, 14 ने उनके हक में डाले हैं और 42 या 44 में भारत में शामिल है, उन्होंने अब्सटेन किया है। तो मिलिटरीली इजराइल बहुत मजबूत है, उनकी हवाई जहाज की पूरी डोमिनेशन है। दूसरा जो इजराइल की स्ट्रेंथ है वो उनकी इंटेलिजेंस, मोसाद, और वो इजराइल को भी ये बताना चाहते हैं। इसीलिए कल जब इजराइल ने मिसाइल दागे, तो उससे पहले इजराइल ने अनाउंस किया था कि मिसाइल IRGC दागेगी, ईरान की आर्मी नहीं दाग रही। ये 3 लॉट में दागे जाएंगे 15 मिनट के वक्त पर, और ईरान के प्रेसिडेंट को आखिरी दम तक नहीं बताया जाएगा, और ईरान में इंटरनल भी इसका पोजीशन है। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, इंटेलिजेंस उनके पास है। लेकिन अगर हम लंबे भविष्य को देखें, इजराइल और पैलेस्टीनियन को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, शांति मिडिल ईस्ट में ना रही है। एक बात जरूर मैं आपको से इसी बात के बीच में पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने इतिहास भी समझाया कि आखिर किस तरह की भूमिका है। अगर हम इजराइल या ईरान या अलग अलग मोर्चों की बात करते हैं, एक युद्ध का थर्ड फ्रंट खुलता हुआ अगर नजर आता है बड़े स्तर पर, अभी तक इजराइल को कहीं ना कहीं अमेरिका का एक बैकअप रहता था, सपोर्ट रहता था, लेकिन क्या आपको आज के वक्त में ऐसा कोई अमेरिका इस कंडीशन में नजर आ रहा है कि वो इजराइल के साथ में फुल फ्रंट पर खेल सकता है, सपोर्ट कर सकता है इस जंग में? मेरा अपना अनुमान यह है कि ईरान इस कदर के हमले नहीं करेगा जहां से लड़ाई का दायरा फैले, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के काबिल है, नजदीक है, और वो नहीं चाहेगा उसको रोक दिया जाए। इजराइल, मेरा मानना है, चाहता है कि ईरान को लड़ाई में लाया जाए, तो हर कोशिश करेगा कि ईरान को खींचा जाए। अगर ईरान कुछ करता है तो फिर अमेरिका आएगा, तो फिर उसमें और देश भी आएंगे, उसमें चीन भी आ सकता है, उसमें रशिया भी आ सकता है, ईरान तो है ही। तो ईरान जैसा अप्रैल में किया था, उन्होंने धमकियां बहुत दी, लेकिन हमले ऐसी जगह किए थे जिससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ऐसा ही वो अब भी करेगा। वो चाहता है कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं उनको यकीन आ जाए कि ईरान उनके हक में भी खड़ा है। अगर वो चुप रहेंगे तो वो भरोसा कम हो जाएगा। लेकिन ईरान कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे अमेरिका को मैदान में उतरना पड़े और उनकी जो न्यूक्लियर आकांक्षा है वो खत्म कर दी जाए। बिल्कुल, ये आपने अपनी एक तरह से थ्योरी को समझाने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर विजय सागर, अगर मैं इसी सवाल को आपके पास में लेकर आऊं तो जरा आप भी समझाइए कि इस वक्त में इजराइल और ईरान के बीच की तस्वीर अन्य देशों पर क्या प्रभाव डालती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की तो बात हो रही है, लेकिन क्या ये जंग का दायरा सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही आपको सीमित होता हुआ नजर आता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, जय साहब ने जैसे बताया कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और मैं जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहा हूँ, आज सुबह के उनका बयान आया है, ओपनली उन्होंने बोला कि हम इजराइल को 100% सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, कल होती है, अगर मान लो राष्ट्रपति बदल जाते हैं तो फिर सिचुएशन रहेगी। और जो आज की डेट में अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन केयर स्टार्मर ने आज के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि वो इजराइल के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है, इसके रिपोर्ट वर्ल्ड ओवर है। सबसे पहले इकोनॉमिक रिपोर्ट, इकोनॉमिक रिपोर्ट वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं।
इसका मेजर इम्पैक्ट है। इसके लिए जो देश इसमें डायरेक्टली जंग में नहीं भी है, अगर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो होने की कोशिश करेगा। तो जैसा कि अभी यहाँ पे हमने देखा है कि सिचुएशन बन रही है, वो है अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे देश इस साइड में, ईरान, टर्की और जितने भी मिडल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज हैं, सपोर्टेड बाय चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, ये एक साइड पे नजर आ रहे हैं। अभी जैसा जॉन साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला, अगर ईरान इस वक्त जंग में जाता है तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत बड़ा धक्का में लग सकता है। प्लस ईरान जो उनकी जनता है, नए प्रेसिडेंट जो बने हैं, जो पुराने प्रेसिडेंट इनकी डेथ हुई है एक्सीडेंट में, बताया जाता है जो मुजाफ में एक्सीडेंट कराया था, उनकी जगह पे पेशियां आए हैं। और ये आयतुल्लाह खमानी, ये लोगों के इतने अच्छे से पसंद नहीं आ रहे, डिसेंशन है, इसलिए वो अंडर प्रेशर हैं। परंतु देखने की बात यहाँ पे ये है कि अगर इस वक्त ईरान इन्वॉल्व होता है तो उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम प्लस बाकी जो उनके प्रोग्राम चल रहे हैं सब पे धक्का लगेगा। तो कोशिश वही करेंगे जैसे उन्होंने एक सिंबॉलिक काम किया था एशिया के अंदर। परंतु मेरी भी यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यदि इस पूरे रिजनल में किसी से कोई स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल मिस कैलकुलेशन हो जाती है या टेक्निकल मिस कैलकुलेशन हो जाती है तो ये न्यूक्लियर वर्ल्ड को एक खुला नहीं होता है और वो दुनिया के लिए किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। और सर मुझे लगता है कि वो भी ऐसी कंडीशन में जब खासतौर से ईरान या इजराइल चारों तरफ से, अभी हमने देखा रूस यूक्रेन वाली स्थिति भी जो है वो इतने लंबे वक्त तक बीच अधर में है, उसका कोई अभी तक रास्ता नहीं निकला। अब ऐसे में एक और फ्रंट जो है, जो पुरानी अदावत रही है, एक और फ्रंट बड़े स्तर पर ओपन होता है। लेकिन ब्रिगेडियर राजन जी, एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे लगातार भारत की भूमिका की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा से शांति की तरफ या फिर शांति के माध्यम से स्थिति को सामान्य करने का ही एक पुरजोर जोर रहा है। लेकिन अभी कंडीशन अगर देखा जाए, इजराइल से भी हिंदुस्तान के अच्छे संबंध है, ईरान से भी बहुत ज्यादा बुरे संबंध नहीं है, ये देखा जाए तो अभी आपको क्या लग रहा है इसमें, इस दौरान हिंदुस्तान की भूमिका क्या है? हिंदुस्तान अभी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लड़ता है, भारत भारत के लिए है। हम इस लड़ाई में नहीं घुसेंगे, दोनों से बात करते रहेंगे। जहां हमारा फायदा है वहां पे देखिए, इस वक्त जो इजराइल जो हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली मतलब मिलिट्री एरिया में, डिफेंस एरिया में, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। ईरान से हमने इतने साल सस्ता तेल लिया है, जब वो किसी को बेच नहीं पा रहे थे तो हमने खरीदा था उनसे, तो हम उसको भी नहीं करेंगे। तो इसमें हम हर एक से बात करते रहेंगे। अभी कुछ दिन, आई थिंक कल परसों ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेतन्याहू से बात करी जी। आई एम श्योर यही बोला होगा कि बढ़िया काम कर रहे हो। वो मतलब टीवी पे नहीं आया, पर कोई बात नहीं, बिकॉज इंटरनली व्हाट हैपेंस इज जो मैसेज दिए जाते हैं वो अलग होते हैं। मैं इस एक्चुअली पूरी लड़ाई को एक और तरीके से देखता हूँ। जी, अगर आप ये समझे कि आज से पहले जो हो रहा था, यानी कि पिछले साल अक्टूबर से पहले वो एक तेज सेट की जा रही दुनिया में इस फाइनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। रशिया को यूक्रेन में घुसा दिया, चाइना को साउथ चाइना सी में घुसा दिया, बाकी जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इन सब को, इजिप्ट को ऑलमोस्ट न्यूट्रल कर दिया। और इस वक्त हालत ये है कि अगर ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला भी होगा जी, सऊदी अरेबिया कुछ नहीं करेगा, खुश होगा, बिकॉज हूतीज ने उनके ऊपर डायरेक्ट हमला किया हुआ, तंग है उन्होंने। जॉर्डन ने खुद मार मार के पैलेस्टीनियंस को अपने वहां से निकाला था। लेबनानीज खुद हिजबुल्लाह से तंग है। आई मीन पूरे मिडिल ईस्ट में कोई कुछ नहीं बोलेगा, रशिया अंदर नहीं आएगा। सर लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कई एक बड़ी संख्या जो है हिंदुस्तानियों की, वो इस दौरान तेल अवीव में है, भारतीय दूतावास में है, स्टूडेंट्स के तौर पर इजराइल में है, काम करने के तौर पर इजराइल में है। तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान परिस्थिति पर नजर जरूर बनाए हुए होगा। लेकिन सर बिल्कुल नजर बनाए रखेंगे, पर हम डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे, मॉरल सपोर्ट देते रहेंगे। और अगर छुप के कोई सपोर्ट दे सकते हैं, कोई इंटेलिजेंस के है हमारे पास, वो भी शेयर करेंगे हम। तो उस टाइप का सपोर्ट ठीक है, बट डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हम ना घुसेंगे, ना हमें घुसना चाहिए, ना हमें घुसना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है।
और आई थिंक इसमें होगा क्या, ईरान खत्म हो जाएगा। देखिए ईरान का सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसका एयर डिफेंस बहुत वीक है। उसके ऑयल फील्ड जितने भी हैं सारे ओपन में हैं, वो एयर डिफेंस प्रोटेक्टेड नहीं है। ईरान को भी पता है कि रातों रात पूरे ईरान में आग लग सकती आग है, लग सकती है, सही बात है। पूरे ईरान में आग लग सकती है, उसकी इकोनॉमी एकदम खत्म की जा सकती है। इसी बात से ईरान घबराया हुआ है, इसी बात से। पर उसके पास चॉइस थी क्या, कि क्या चुप रहें और जो इंटरनल डिसेंशन थी वो लोग फिर उठ के आएंगे, या एक स्ट्रांग मैसेज दे कि ये स्ट्रांग गवर्नमेंट है, हम कुछ कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। तो उन्होंने ये रास्ता चुना और चुन के चुना। और ये पूरी वर्ल्ड स्टेज ऑलरेडी सेट की जा चुकी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इजराइल ने जो भी किया, सऊदी अरेबिया वगैरह मुंह से बोलेंगे, टीवी पे बोलेंगे, ग्राउंड पे कुछ नहीं करेंगे और ईरान को बर्बाद होने देंगे। सर लेकिन ये सवाल मैं कादियान जी से पूछना चाह रही हूँ। कादियान सर, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए, जैसा कि राजन सर ने भी समझाया है कि ईरान खूब जानता है, बखूबी जानता है कि वो अभी आग से खेलने का काम कर रहा है, अपने आप को बर्बाद भी कर सकता है ईरान इसके तहत। सर लेकिन इस दौरान ईरान की स्ट्रैटेजी आपको क्या नजर आ रही है, और ऐसा कौन सा उसको बैकअप आपको नजर आता है जो फुल फ्रंट पर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया के सामने एक अलग तस्वीर नजर आ रही है, वो एक अलग ताकत क्या नजर आती है आपको? नैना जी, हर देश की कूटनीति अपने हक में होती है। जैसे मेरे कोलीग ने भी कहा, भारत का जो हक है, जो फायदा है, वो न्यूट्रलिटी में है। हम अरब से भी, हमारे कर्मचारी बहुत है वहां, हम ऑयल भी ले रहे हैं। इजराइल ने कारगिल वार में हमारी बहुत मदद की थी, प्रिसीडेड गाइडेड म्यूनिशन उन्होंने दिया था, जिससे हवाई जहाज से हम बंकर में फायर कर सकते थे। अब रही ईरान की बात, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान मिलिटरीली सबसे बड़ा देश है, सबसे ताकतवर है, लेकिन वो शिया देश है, बाकी अरब कंट्रीज सुन्नीज हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो जब क्रंच आएगा तो वो देश ईरान की मदद नहीं करेंगे। ईरान ये जानता है, अमेरिका भी नहीं चाहता वर्ल्ड वार हो जी, लेकिन अमेरिका ये भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उनकी प्रभुत्वता बनी रहे, इसलिए वो दोहरी बात करते रहते हैं। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फर्क का भी बताते रहे, वो सीज फायर की बात करेंगे लेकिन इजराइल को हथियार भी देते रहे। अभी जो बॉम्ब जिससे नसरल्लाह को मारा है, वो सारे बॉम्ब बंकर बस्तर अमेरिका के दिए हुए थे। तो ये दोहरा है। तो ईरान, मेरा मानना है, एक तरफ अपने प्रॉक्सीज को भरोसा दिलाना चाहता है कि वो चुप नहीं बैठेगा, लेकिन वो उस हद को पार नहीं करेगा जिससे ईरान की इंटरनल जो ताकत है, न्यूक्लियर है, या दोबारा रेवोल्यूशन जो 1979 में आया तो दोबारा उसको भड़काया जाए। तो ये फायर करेगा। अभी भी उन्होंने कल जो फायर किया है जेरूसलम में किया है, इजराइल की धरती पर नहीं किया है। लेकिन इजराइल को भी समझना चाहिए कि वो पिछले 75 साल से सायरन और शेल्टर के बीच में रहते रहे। कब तक रहना चाहते हैं? चारों तरफ उनके हाथ, चारों तरफ हमले हो रहे हैं। सर लेकिन तो एक बात, मुझे एक और बात जो सबसे ज्यादा लगती है, क्योंकि ईरान को अगर एक तरह से देखा जाए, हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट करता रहा, सपोर्ट देता रहा, हमास का भी कहीं ना कहीं पार्शली उसका एक तरह से कंट्रोल रहा। अब अगर हम उस मैप को देखें, इजराइल के आसपास के जो तमाम बॉर्डर्स कनेक्ट होती हैं देश, अलग अलग देशों से, जाहिर सी बात है उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जॉर्डन की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि ईरान इसी चीज को भली भांति जानता भी है, उसकी ताकत कमजोर हो रही है? ताकत तो कमजोर हो रही है, इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट्रियां बंद हो गई। इकोनॉमी एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो मैं सही। इसीलिए कह रहा हूं कि इजराइल को समझना चाहिए कि कोई तरीका ढूंढे कोएग्जिस्टेंस का। वो आज तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं माने हैं। 73 वार के बाद या ऑस्लो अकॉर्ड के बाद वो कल उन्होंने बयान दिया है कि हमारा पैलेस्टीनियन से कोई दुश्मनी नहीं है, अरब से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं। अगर पैलेस्टीनियन से दुश्मनी नहीं है तो क्यों वेस्ट बैंक को ऑक्युपाई किए बैठे, क्यों उनको मारे जा रहे हैं? तो इजराइल भी एक तरफा बात कर रहा है और अमेरिका तो दोहरापन हमेशा रहा है। जब भी उनकी कोई नीति आती है तो वो एक तरफ हथियार भी देते रहेंगे। वो अपने ही डोमिनेशन मिडिल ईस्ट में बनाए रखना चाहते हैं। इजराइल को समझना चाहिए कि अगर हम
दूर की बात सोचें, अमेरिका नंबर 1 पावर बहुत देर तक नहीं रहेगा। चीन उभर रहा है, रशिया दोबारा उभर रहा है, उनका एक्सिस बन सकता है। तो जो इजराइल को सपोर्ट अमेरिका की मिल रही है वो गारंटी नहीं रहेगी फ्यूचर में। तो इजराइल को तरीका ढूंढना चाहिए, एकोमोडेशन करनी चाहिए कि इनके साथ मिलके कैसे रह सकते हैं, वरना ये मिडिल ईस्ट में शांति आ ही नहीं सकती। ब्रिगेडियर सागर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं सर। मेरा मानना है कि यहाँ तो कोई कॉमन मिलने की ग्राउंड है नहीं। अगर आप इतिहास देखें, 3000 साल पहले यूज को यहाँ से भगाया गया था और वो 3000 साल 1948 में, जिस कैसे भी आए, हिस्ट्री लंबी है। और आज की डेट में सिचुएशन ये है, अमेरिका अगर नंबर 1 ना भी रहे तो भी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिकन इंटेलेक्चुअलिज्म है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी ज्यूज ने डोमिनेट कर रखी है। और ज्यूज इतनी पावरफुल रेस है जो कुछ भी करवा सकती है। तो जब तक आप अभी जैसे जन साहब ने भी बोला और जमाल साहब ने भी बोला कि ये एक प्री मेडिटेटेड गेम थी कि चाइना को रखो साउथ चाइना सी में, रशिया को करो वहां पे यूक्रेन में, और यहाँ पे जमीन बनाओ जहाँ पे कोई भी अरेबियन कंट्री जो है इजराइल के देश में आएगा। तो ये एक तरीका है इस आतंकवाद को खत्म करने का। ये स्ट्रैटेजी है यूएस की, उनकी CIA की मुकाद के साथ मिलकर। परंतु देखना जरूरी है कि क्या वो इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आप एक आदमी को मार सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर सकते हो, पर आइडियोलॉजी खत्म नहीं कर सकते। यहाँ जो है वो आइडियोलॉजी की है। अब उसमें क्या दांव पे चलते हैं, कौन कितनी सिग्निफिकेंस देता है, ये अलग बात है। तो जहाँ तक इंडिया का काम है, हमारे जो जयशंकर साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे बात चल रहे हैं, जो हमारे OIC का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास होने वाला था कश्मीर पे। तो हमने इन्हीं अयतुल्ला खमेनी साहब, हालांकि वो रेजिकुलाइज है, टेररिस्ट कहते हैं हम उनको, उन्होंने भारत की मदद इंक्लूजन कोविड तरीके से, जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपने मिनिस्टर को कोविड तरीके से भेजकर उनको बताया ताकि ऐसा करिए। तो उनके भी एहसान है, उनके साथ अच्छे संबंध हैं, इजराइल के साथ भी हैं। और इस लड़ाई में जैसे पहले भी मेरे पैनलिस्ट साथी ने बताया कि हम लोग किसी की भी पॉलिसी लेंगे, हम एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे विश्वास करते हैं और अपना पक्ष दोनों के साथ बराबर रखेंगे और कहेंगे कि देखिए दिस इज इराक की लड़ाई मत करिए, एक लड़ाई करेगा तो रिटालिएट करेगा, फिर वो रिटालिएशन होगी। और सर दोनों ही देशों की तरफ से बाकायदा इस अटैक के बाद में यही धमकियां भी दी जा रही हैं, बाकायदा ये धमकियां भी दी जा रही हैं। भी जानता है 70 और 80 में जब ईरान इराक वार हुई थी, जो कई सालों तक चली थी, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि लंबी लड़ाई के जो दुष्परिणाम क्या है, उनका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट रहेगा और उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट रहेगा। ब्रिगेडियर राजन जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी इस बात पे। जी जी था कि देयर इज नो कॉमन ग्राउंड। हाँ, यू सी, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। 47 से हुआ यॉम कीपर वार, दिस थिंग, हर 60s यहाँ वहां सब कुछ ट्राई कर लिया। देयर इज नो कॉमन ग्राउंड। सो प्रोबेबली अभी उन्होंने आके ये डिसाइड किया है इनको नेस्ता नाबूद करना है। और देखिए, मैं ये चीज नहीं मानता कि वो आइडियोलॉजी रहती है। देखिए, हम खुद ट्राई कर चुके हैं। खालिस्तान था, हमने मिलिट्री हल किया पंजाब में, अभी भी है, पर अभी कनाडा में है, भारत में नहीं है। वो कभी कभी निकलता है। सो इट इज पॉसिबल टू किल टेक्नोलॉजी। लेकिन इजराइल का अगर क्षेत्र देखें, इजराइल की अगर क्षमता देखें, वहां की सैन्य पावर देखें, तो आपको लग रहा है कि अभी वो मिलिट्री ऑपरेशन या फिर मिलिट्री समाधान के माध्यम से कोई रास्ता निकल सकता है? जब इजराइल को देखते हो, आप इजराइल की ज्योग्राफिकल स्पेस देख रहे हो। जी जी। आप जूइश, जैसे कि विजय सागर बोल रहे थे अभी, जूइश कम्युनिटी का वर्ल्ड वाइड स्ट्रेंथ नहीं देख रहे आप। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी। वो उसकी इकोनॉमी को डूबने नहीं देंगे। इजराइल में एक भी फैक्ट्री ना चले, वहां से पैसे आएंगे, हथियार आएंगे। डिफैक्टो अमेरिकन इकोनॉमी को जूइश लॉबी कंट्रोल करती है। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी को जूइश लॉबी कंट्रोल करती है। एंड इफ दे हैव अ डीप स्टेट ऑफ इट्स ओन, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने पीस ट्राई करी, पीस नहीं फेल हुई, पॉसिबल हुई, फेल हो गई पीस, अभी क्या करें, हमें यहां रहना है।
तो इट कुड बी इंटरनेशनल सेटिंग जो मैं बता रहा था, जिसके अंदर बाकी जो ईरान वगैरह को सपोर्ट कर सकते थे वो चुप बैठे, उनको तैयार किया गया है, और जिसमें ये सारे टेररिस्ट एक बार में खत्म कर दिए जाएंगे। कितना टाइम लगे, हाँ। कितना पैसा लगे, और सर मुझे लग रहा है जो आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में भी शायद है। तभी वजह हमने देखी कि जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह हसन को जब मारा गया, उनकी जब मौत हुई, उसके बाद में तो यहाँ पर मातम मनाया गया बाकायदा। तो यही एक तरह से मोरल प्रदर्शन है। ये जब हम 2.5 फ्रंट की बात करते हैं, यही तो हाफ फ्रंट है। कोई बात नहीं, उसका भी नंबर आएगा और शायद जल्दी आएगा, बट उसका भी नंबर आएगा। पर उनके जो स्पॉन्सर हैं, जहां से उनको पैसा आता है जी, जो हिंदुस्तान में भी बैठे हैं, उसको खत्म करना है पहले, और इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप तमाशा लेकिन जामवाल जी, ये बात कितनी हैरान कर देने वाली है। हमने देखा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के पहले बाकायदा उसकी एक अलग जो छाप है वो नजर आई। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसे कैसे देखेंगे सर? ये किस तरह से एक मैसेज कन्वे करने की बात है? देखिए, आपको किसी को पसंद आए ना पसंद आए, रिलीजियस आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी के बीच में एक कम्युनिटी की चॉइस बड़ी क्लियर है। सारी प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। वहां से स्टार्ट होती है कि व्हेन योर रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरटेक्स योर नेशनल आइडेंटिटी, तो नेशनल आइडेंटिटी आपकी फीकी पड़ जाती है। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेशनली क्या हो, बिकॉज आपको लगता है कि आपका पूरा वजूद, आपका पूरा एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर रिलीजियस आइडेंटिटी, और उसके सपोर्ट में अपना हर जगह हो रहा है। इन्हीं में से कुछ ही लोग जब ज्यादा रेडिकलाइज हो जाते हैं तो वो टेररिस्ट बन जाते हैं और फिर कहते हैं कि इनोसेंट मारे जा रहे हैं। मैं बार बार कई चैनलों पे बोल चुका हूं कि जब ऑपरेशंस होते हैं इस टाइप के, कोलैटरल डैमेज बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि जब एक अच्छा डॉक्टर भी, सर्जन भी जब ऑपरेशन करता है तो कैंसर सेल के साथ साथ आगे पीछे के हेल्दी सेल्स को भी निकालता है, क्योंकि जल्दी ही वो भी सेल कैंसरस हो जाएंगे, कब हो जाएंगे। एंड इट इज डन बिकॉज पूरी बॉडी को बचाना है। तो वही वहां हो रहा है, वही यहां भी होगा, आज नहीं होगा कल होगा। लेकिन कादियान जी, जो एक लेटरल डैमेज की बात जो कह रहे हैं ब्रिगेडियर राजन जी, मुझे इस बात को भी समझाइए। यही लेटरल डैमेज जो है लोगों को एक मोरली एक अलग दिशा की तरफ लेता चला जाता है, और वही जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी कई सालों से, दशकों से बढ़ती चली जाती है और उसका कहीं दी एंड नजर नहीं आता। क्या आपको इस विवाद का, इस तरह के युद्ध का कोई दी एंड नजर आता है? नैना जी, इसके लिए बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। प्लीज सर बताइए। दुनिया के इतिहास में जूस को खदेड़ा गया है, पहले लेवांत से, फिर पोलैंड से, रशिया से, स्पेन से, और जर्मनी में तो 6 मिलियन मारे गए थे जी। मेरा मानना है, ये मैं शायद राय अलग हो, कि उनको पैलेस्टाइन में ला के बसाना ही एक इतिहास की गलती जो हमेशा रहेगी। शांति नहीं हो सकती वहां, उनको जर्मनी में बसाना चाहिए था, जो जर्मनी के खिलाफ एक एक्शन भी हो जाता, भाई तुमने इनको खदेड़ा है। जर्मनी एक बड़ा देश है, एब्जॉर्ब हो सकते थे। जूस की जो मानसिकता है वो भी वेस्टर्न कंट्री से मिलती है। खैर, उस गलती को तभी आप दूर नहीं कर सकते। ये जो हमास है, ये हिजबुल्लाह हैं, ये आइडियोलॉजी, हमास तो एक एक्रोनिम है अरेबिक, जिसका मतलब है इस्लामिक जिहाद। आप उनके फाइटर्स को मार सकते हैं, उनके सुरंगें बर्बाद कर दें, लेकिन 2 जनरेशन आपने 41,000 से ज्यादा गाजन को मार दिया। जो बच्चे ये मौत को रोज देखते हैं, ये उम्मीद रखना कि बड़े होकर इजराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो ये आइडियोलॉजी को आप खत्म नहीं कर सकते। आपने उसामा बिन लादेन को मार दिया, लेकिन अल-कायदा खत्म नहीं हुआ। आपने बगदादी को मारा, IS खत्म नहीं हुआ। इसी तरीके से ये आइडियोलॉजिकल विचार है, ये विचारधारा की लड़ाई है, सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन से खत्म नहीं होगी। तो ये लड़ाई जो अभी चल रही है तो खत्म हो जाएगी। समय एक बहुत बलवान है, समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन शांति बहाल मेरा मानना है नहीं होगी। और इसके बारे में जो विचार करना है वो इजराइल को करना चाहिए कि वो कब तक दुश्मनों के बीच में रहना चाहता है। आपने अगर 48 के बाद देखें, वहां पहले पैलेस्टीनियन रहते थे जी। 9 लाख में से 2 लाख को गाजा में निकाल के वो आज तक
तीसरी जनरेशन है, 10th में रहे। तो इजराइल को भी सोचना चाहिए भाई, उनको भी वही हक है जो इजराइल को था। अगर उनको जर्मनी से निकाला जाने में इतना दुख हुआ था तो पैलेस्टीनियंस को भी हुआ होगा। तो एकोमोडेशन बड़ी और सर जरूरी एक है। और बात, क्योंकि जो मुझे लगती है पिछले कुछ वक्त से जो एक पैटर्न नजर आता है, जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमास की आइडियोलॉजी हो चाहे हिजबुल्लाह की आइडियोलॉजी हो, कहा जाता है कि खाड़ी देश में भी कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इस आइडियोलॉजी के फेवर में कभी नहीं होते, और ये भी कहा जाता है कि शायद यही ऐसी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, जो शायद इसी तरह के ब्रदरहुड को अपने लिए खतरा मानती हैं।